बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 4 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तवज्जो से बैठेंगे, बातें और से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आपको तैयार हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसी तरीके से पेपर में करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो गौर से बेटे समझिएगा। 4.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। अ मशीन गन फायर्स 6 बुलेट्स। एक मशीन गन जो है ना वो 6 बुलेट्स फायर करती है पर मिनट, 1 मिनट में, विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। हर एक बुलेट की जो वेलोसिटी दी गई है वो है 700 मीटर पर सेकेंड। इफ ईच बुलेट हैज अ मैस ऑफ 40 ग्राम। हर एक बुलेट का जो मैस है वो कितना है, 40 ग्राम है। देन फाइंड द पावर डिवेल्प्ड बाय द गन। आपने पावर बेटे फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान थी। अब स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ना आपने गिवन डाटा मेंशन करना है। तो देखें सोल्यूशन, गिवन डाटा मेंशन करेंगे। बुलेट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बुलेट्स गन ने फायर की बेटे, 6, तो वो आपने मेंशन कर लेनी है। यहां से आपको टाइम मिल गया, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट, हर एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 700 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मेंशन कर लें जी 700 मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ ईच बुलेट कितना दिया गया, 40 ग्राम। अब देखें ये तो ऐसा यूनिट है ना वेलोसिटी का, लेकिन ये मैस का ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले। अब किलो लेके आना है। याद रखिएगा अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएं तो डिवाइड करते हैं, और अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई। अब ग्राम से किलोग्राम में आना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलो प्रीफिक्सेस है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मतलब के 1000। तो 40 डिवाइड बाय 1000 करें, ये आपके पास आता है 0.04 kg। अब मैस की जो kg में आ गया। ठीक है जी। अब टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, पावर डेवलप्ड। पावर हमने P फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट पावर का फार्मूला आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब वर्क तो यहाँ पे डायरेक्ट FD नहीं दिया हुआ ना, तो वर्क हमारे पास क्या होता है बेटे, एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसका भी यूनिट जूल होता है, इसका भी जूल होता है, तो हम वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें हमें एनर्जी चाहिए पहले। सही है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लें तो फिर यहाँ पे पुटिंग करेंगे, टाइम हमारे पास पहले से मौजूद है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट, पहले एक बुलेट की एनर्जी निकाल लें। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये आप पढ़ चुके हैं। तो हाफ m आप पुट करें जी, एक बुलेट का मैस 0.04 और वेलोसिटी दी गई है 700, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आता है 9800 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 बुलेट की। और हमारे पास कितनी बुलेट्स हैं बेटे, 6। तो इसी वैल्यू को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये देखें, ये हमने 6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटे क्या आ गई, 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया यहां तक। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब आप इक्वेशन 1 दोबारा ले, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 6 बुलेट्स डिवाइड बाय टाइम। तो एनर्जी हम 6 बुलेट्स की निकाल चुके हैं, ये आ चुकी है, इसको लिखें। और टाइम हमारे पास क्या है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में बेटे कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, याद रख लें। ठीक है, तो हमने सेकंड यूनिट लेना है ना, टाइम का ऐसा यूनिट लेना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ पे 60 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आता है 980। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 7 यूनिट लिखना जरूरी है। भाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप ऐसा यूनिट बना लिया करें गिवन डाटा में, फिर एंड पे जाके जो चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है उसका ऐसा यूनिट लिख दिया करें, बस ये ज्यादा आसान हो जाता है। इस तरह जरा टेंशन भी नहीं होती और कंफ्यूजन भी नहीं होती। लें जी, आपके पास पावर आ गई 980 वॉट। नेक्स्ट 4.2 वाला न्यूमेरिकल देखें बेटे। अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। एक फैमिली 10 किलोवाट पावर यूज करती है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर ये आपके पास एक सोलर की प्लेट है, उस पर डायरेक्ट सूरज की लाइट पड़ रही है। सही है। अब इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो उसने बता दी है 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। कैसे पता चला कि ये इंटेंसिटी दी गई है, वाट पर स्क्वायर मीटर से पता चला। क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ के आ रहे हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला टॉपिक। उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू याद करवाई थी, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, याद है ना। तो वाट पर मीटर स्क्वायर से आपको पता चल गया कि भाई ये इंटेंसिटी दी गई है। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह आ जाएगा एरिया। तो देखें पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहां से पता चल गया कि ये इंटेंसिटी दी गई है। क्लियर।
इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी, इसी एनर्जी का 75% कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका 75% क्या है? यूजफुल। हाउ लार्ज एरिया, आपने एरिया बेटे फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल। अब देखें गिवन डाटा पहले मेंशन करते हैं जी। पावर रिक्वायर्ड वो कितनी है जी? 10 किलोवाट। अब किलो प्रीफिक्स है 10 रेज़ टू पावर 3, मतलब 3 सिफर आ जाएंगे, तो इसमें 3 सिफर और ऐड कर दें तो 10,000 वाट बन गया। इंटेंसिटी हमें दी गई है, सही है। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। तो हमने इस यूनिट से हमने समझना है कि भाई ये हमें इंटेंसिटी दी गई है, वाट पर स्क्वायर मीटर। ये किसका यूनिट होता है? इंटेंसिटी का, सही है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होता है, तो 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इस P की जगह E/T भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाय वही एरिया। तो ये आपके पास एनर्जी क्या होगी? यूजफुल। और उसने बता दिया था कि भाई 75% जो है ना वो यूजफुल एनर्जी है, यानी कि इस एनर्जी का 75%। तो इसी का फिर मैं 75% निकाल लेता हूं। तो देखें 75% मल्टीप्लाई इसी का निकाल है ना, तो 300। ये एनर्जी है ना बेसिकली। तो ये देखें मैंने इसलिए यहाँ पे एनर्जी फार्मूला यूज किया ताकि आपको पता चले कि भी वो कह रहा था ना ऑफ दिस एनर्जी, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि भी कौन सी एनर्जी। तो भाई इसी पावर की जगह E/T लिखा, तो ये एनर्जी आ गई ना, ठीक है। तो इसी एनर्जी का 75% वो यूजफुल है। तो फिर यहाँ पे यूजफुल की मैंने थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन शो कर दिया ताकि याद रहे। तो 75% इसका निकालें जरा। तो 75% निकालते हैं। देखें पावर यूजफुल डिवाइड बाय यूनिट एरिया इज इक्वल टू 75% का मतलब 1/100 होता है, और मल्टीप्लाई किसका निकालना है? 300 का। तो 300 से मल्टीप्लाई कर दें। इतना तो आपको मैथ में सिखा चुके हैं, पता है, ठीक है। तो अब ये दो सिफर से कैंसिल हो जाएंगे। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें 225 आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास इंटेंसिटी आ गई, या कह लें कि पावर यूजफुल डिवाइड बाय यूनिट एरिया आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये कितनी आ गई बेटे? 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बन गई इंटेंसिटी। अब आपको क्या चाहिए? टोटल एरिया चाहिए, ठीक है। लार्ज एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखें हम यही दोबारा फार्मूला यूज करेंगे इंटेंसिटी का, लेकिन इसमें हम बात करेंगे टोटल एरिया की। तो एज वी नो दैट इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। तो हमने यहां पे लिखा पावर रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब यहां से ये एरिया इस तरफ आ जाएगा और इंटेंसिटी इस पावर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। अब पावर रिक्वायर्ड हमें दी गई है 10,000, इंटेंसिटी हमने निकाल रखी है वो है 225। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर जाता है 44.44 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपके पास उस का लार्ज एरिया। नेक्स्ट है जी 4.3 वाला न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट देखें बेटा, कहता है इफ मास ऑफ द अर्थ इज, ये मास ऑफ अर्थ दिया गया, ना भी दिया जाता फिर भी आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। 6 × 10⁻24 kg। एंड द मास ऑफ द सन इज, ये सन का मास दिया गया है, द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन जो है ना वो इतनी ज्यादा दूरी पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करें जी। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें दी गई है वो लिखे, मास ऑफ सन की वैल्यू दी गई है वो लिख ले। डिस्टेंस आर हमें दिया गया जी 160 मिलियन की जगह 10⁻6 आ जाएगा किलोमीटर। अब किलो को खत्म करें, किलो की जगह लगाएंगे 10⁻3। तो 10⁻6 और 10⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻9। अब यहां से देखें पॉइंट एंड पे होगा ना, तो पॉइंट को 1 प्लेस मूव कराया, फिर यहां पे लेके आएंगे 2 प्लेस मूव करेंगे, तो पावर में 2 ऐड कर देंगे तो 9 + 11 बन जाएगा। तो 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, ये आपके पास आर आ गया मीटर में, ठीक है। अब बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्लास 9 में आपने याद रखी थी, वो भी यहाँ पे मेंशन कर लें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको पूरी को याद रखिएगा, यूनिट भी याद होना चाहिए, MCQ में पूछ सकता है। ले जी अब आपने फाइंड क्या करना है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको आप UG से डिनोट कर लें या सिंपल U से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, सही है। एक ही लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कवर किया था और ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। इसमें नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है और इसके MCQs बहुत ज़्यादा आपको बनवाए थे। अगर आप इसी चैनल से लेक्चर ले रहे हैं तो फिर जो मर्जी MCQ कंसेप्चुअल आ जाए इंशाल्लाह आपको आता होगा। तो अगर आपको याद है तो फिर वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक U इज इक्वल टू -G/m/r। तो ये इस मैथ्स को आप समझ लें मैथ्स ऑफ अर्थ और इसको कह लें मैथ्स ऑफ सन। क्लियर? वैल्यूज पुट करें जी, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे पहले यूज करेंगे, फिर आगे मैथ्स ऑफ अपना G की वैल्यू पुट करेंगे, फिर मैथ्स ऑफ अर्थ की वैल्यू, मैथ्स ऑफ सन की वैल्यू और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू पुट करें। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है।
अब यहाँ पे नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है कि ये जो सन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा ना, उसके पास इतनी एनर्जी कम है। ठीक है, तो उसको बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी उसके पास क्या है, कम है अभी भी। 4.4 न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट वेट 98 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट उसने बता दिया 98 न्यूटन है। सही है, अब वो 10 मीटर की हाइट, यानी कि यहां से यहां तक आप सपोज कर लें 10 मीटर की हाइट से ये ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये आप समझ लें कि ग्राउंड है। अब इसको हिट करने से पहले, ठीक है, ऐसा समझे बिल्कुल हिट करने लगा, अभी किया नहीं है, उससे पहले जो इसकी स्पीड थी ना यहाँ पे, वो उसने बता दिया 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, जाहिर सी बात है ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके अपोजिट यहाँ पे एयर की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं। तो वो कहता है वो फ्रिक्शनल फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। लो जी, गिवन पहले मेंशन करते हैं। वेट हमें दिया गया 98 न्यूटन, यहां से हमें मैस निकाल लेना है। तो वेट इज इक्वल टू एम जी, फार्मूला यूज करें, एम अपनी जगह पे रहने दें, वेट के नीचे जी आके डिवाइड हो जाएगा। तो वेट कितना है 98 और जी कितना है 9.8, तो उस पॉइंट की जगह ऊपर 10 आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 kg आ गया। तो मैस आपको मिल गया जी 10 kg। अब हाइट हमें उसने बता दी है h इज इक्वल टू 10 मीटर, और वेलोसिटी भी उसने बता दी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, इसको हम एफ से, स्मॉल एफ से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब आपने यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो वाला टॉपिक पढ़ा है ना, उसका लास्ट जो फार्मूला था, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वहां से हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगी ना। तो ये देखें, वो फार्मूला मैंने उस टॉपिक का लिखा, टॉपिक इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ यार ये टॉपिक तो हम पढ़ के आए हैं, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखें, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जाहिर सी बात है बॉडी ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा, देखें हाइट कम होती जाएगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता जा रहा है, लॉस, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं कर रहे, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस आगे से जो एयर की फोर्स लग रही होगी उसकी वजह से वर्क हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्लियर जी, ये फार्मूला आपका सेट हो गया, ये आपको टॉपिक में समझाया था, अब दोबारा भी बता दिया। ले जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब बजाय इसके कि आप H1 माइनस H2 लिखें, आप डायरेक्ट H लिख दें, तो ये mgh आ गया। इसकी भी जनरल फॉर्म बना लें, बजाय इसके कि 1 माइनस 2 वाला फार्मूला लगाएं, लंबा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसकी जनरल फॉर्म लिखें हाफ mv²। ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क क्या होता है, वर्क होता है बेटे एफ डी। सही है, अब डी की जगह देखें हम एच यूज कर लेंगे, सही है, और एफ को हम स्मॉल एफ कह लेते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली वर्क का फार्मूला आ गया एफ एच, इसको याद रख ले। अब बेटे ये देखें, हमें यहां से चाहिए एफ, तो ये जो आपके पास हाफ mv² है, ये इस साइड पे प्लस का हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और इधर से बच गया एफ एच। अब इसको जरा सीधा करके लिख ले, एफ एच को इस साइड पे लिख ले और इस सारी चीज को इस तरफ लिख ले, सीधा हो गया जी। अब देखें, m की वैल्यू 10 पुट करें, g 9.8 है, h हमें दिया गया 10, 1/2 m की जगह 10, v हमें दिया गया 12, पुटिंग कर दें। अब आप देखें 10 को 9.8 मल्टीप्लाई 10 करें तो ये 980 आता है, और ये 2 5 था 10, 5 और 12 का स्क्वायर 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आता है। सही है जी। अब 980 माइनस 720 करें तो 260 आ जाएगा। ये आपके पास एफ एच का आंसर आ गया, मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। अब हमें तो चाहिए सिर्फ फोर्स फ्रिक्शनल की, तो ये एच आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एच की वैल्यू उसने 10 बताई थी, तो 260 डिवाइड बाय 10, तो ये सिफर सिफर से कैंसिल हो जाएगा, 26 बचेगा। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई बेटा, 26 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। सही है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 4.5 वाला न्यूमेरिकल, ये भी आसान है। A 75 watt fan is used for 8 hours daily for 30 days। 30 दिन ना एक फैन चलता है रोजाना 8 घंटे। सही है, और वो कितना है, 75 वाट का फैन है। 30 दिन वो चलता है, लेकिन डेली 8 घंटे चलता है। फाइंड नंबर 1 एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में उतने एनर्जी कितनी कंज्यूम की। और नंबर 2 पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि अगर एक 75 वाट का फैन जो है वो 8 घंटे डेली चलता है 30 दिनों के लिए, तो बताएं कि फिर उसका बिल कितना आएगा। जबकि उसने 1 यूनिट का जो रेट दिया है ना, वो उसने बता दिया 22.5। इतना हमें लग जाए ना पाकिस्तान में, तो फिर मजे से हम पंखे भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। यहाँ तो रेट बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल तकरीबन 40 प्लस में जाके इसका यूनिट रेट बनेगा। ठीक है,
तो बहरहाल ये उसने पर यूनिट रेट बता दिया 22.5। अब बताएं कि अगर एक पंखा 75 वाट वाला 30 दिन चलता है और रोजाना 8 घंटे चलता है, तो बताएं कि बिजली का बिल कितना आएगा। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें, आपने यहाँ पे गिवन डाटा मेंशन कर लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप घर का जो बिजली का बिल आता है वहां से आप बिल बना भी सकते हैं, यूनिट देख के भी कितना बिल बनता है, सही बनाया हुआ कि नहीं। तो बाय गिवन डाटा मेंशन करें जी। पावर हमें दी गई 75 वाट, 75 वाट वाला फैन था ना, तो उसकी पावर आ गई 75। अब इसको ना आप किलो वाट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो बेसिकली हम यूनिट यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो हमारे पास यूनिट यूज होता है बेटे किलो वाट आवर में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको किलो वाट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से बेटे आप देखें कि पावर इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलो लेके आना है ना, तो 75 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.075 किलो वाट। ले जी टाइम, अब देखें टाइम उसने बता दी है 8 आवर्स पर डे, यानी कि डेली जो है ना वो 8 घंटे चलता है। और कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। अब डे से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 240 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 30 दिनों के लिए टोटल इतने घंटे बनते हैं। अब आपने उससे बताई थी कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट उसने आपको रेट बता दिया, और वो क्या था 22.5, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये पर यूनिट है, एक यूनिट का रेट इतना है। ले जी अब टू फाइंड, हमने क्या करनी है बेटे, एनर्जी कंज्यूम फाइंड करनी है और टोटल कॉस्ट बतानी है, बिल बताना है कि कितना आएगा। सबसे पहले देखें पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी की जगह वर्क भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से एनर्जी निकालें, ई अपनी जगह पे टी पावर के साथ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, ये फार्मूला बन गया एनर्जी का। तो पुटिंग करें जी, पावर हमारे पास है 0.05 किलोवाट, और यहां से टाइम आ जाएगा 240 आवर। अब देखें किलोवाट आवर यूनिट बन गया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 18 किलोवाट आवर, ये आपके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। अब किलोवाट आवर क्योंकि हम इसका यूनिट यूज करते हैं, तो आप चाहे इसकी जगह यूनिट भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस यूनिट को लिखने का मतलब ये होता है कि जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं ना वही यहां पे होगा। तो हम तो यूज करते हैं ये वाला बिजली के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट यूज हो रहा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो किलोवाट आवर इसका मतलब हम जानते हैं, तो इसीलिए इसको हटा के आप यूनिट भी लिख सकते हैं सिंपल। इससे मुराद यही होगा कि भाई जो यूनिट यूज किया जा रहा है बिजली के लिए वही यहां पे होगा, तो वो तो ये होता है। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है। लें जी अब उसके बाद हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। तो अब देखो यूनिट तो हमारे पास आ गया ना, तो 18 बनते हैं। तो 18 को क्या करेंगे आप इसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने रेट बताया था पर यूनिट कितना था 22.5, तो 22.5 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 405। तो ये आपका बिल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कम है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा चल रहा होता तो फिर मेरा ख्याल अच्छे खासे पैसे बन जाते, क्योंकि यहाँ पे पर जो यूनिट रेट है ना वो ज़्यादा है। 4.6 स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, फिर भी देख लेना चाहिए आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg, एक ऑब्जेक्ट का मैस दिया गया 2 kg, इज थ्रो अप फ्रॉम ग्राउंड रीच अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसको ना यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का मैस उसने बता दिया कितना है 2 kg। अच्छा, हाइट ऑफ 5 मीटर यानी कि 5 मीटर की हाइट तक ये ऊपर गया है, फिर वहां से ये क्या आया है वापसी नीचे आया है अर्थ की तरफ। तो ये अर्थ की सरफेस समझ ले, ठीक हो गया यहां तक। अच्छा जी, फिर कहता है कि आपने यहाँ पे ना एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, मतलब जो जाते वक्त आगे एयर रेजिस्टेंस होगी और आते वक्त भी, तो उस एयर रेजिस्टेंस को वो कहता है आप निगलेक्ट करें, समझे है ही नहीं। ले जी नंबर 1 पे आपने क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट अ 5 मीटर हाइट, यानी कि जब यहां से ये ऊपर इस पॉइंट तक पहुंचा होगा 5 मीटर की हाइट तक, तो जाहिर सी बात है इसका आपने वर्क निकालना है बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी और आप देखें डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दो चीजें अपोजिट आ रही हैं, डी ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है जी। ये आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। और नंबर 2 पे वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू द अर्थ, और जब ये इस हाइट तक पहुंचने के बाद दोबारा ऐसे वापसी नीचे आ रहा होगा तब भी आपने वर्क फाइंड आउट करना है बाय द ग्रेविटी। अब देखें डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है और ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बस फार्मूला सेम रहेगा, एक दफा एंगल 180 पुट करेंगे पहले पार्ट के लिए और दूसरे पार्ट के लिए एंगल 0 पुट करेंगे, ये फर्क आ रहा है।
आगे कहता है टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन के लिए आपने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। आल्सो मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, इस रिजल्ट की आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मेंशन करनी है। तो बेटा ये देखें, फिर सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लें जी, जो चीज दी गई है वो लिख लें। मैस हमें दिया गया 2 kg और हाइट हमें बता दी गई है 5 मीटर। अपवर्ड हमने जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना है, और इस तरह डाउनवर्ड जब आ रहा होगा तब भी आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द ग्रेविटी, और टोटल वर्क भी आपने फाइंड आउट करना है, और लास्ट में इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मेंशन करनी है। तो वो तो हम रिजल्ट को देख के बताएंगे, सही है। तो ले जी पार्ट नंबर 1 में वर्क डन फाइंड आउट करते हैं अपवर्ड, जब उसको ऊपर फेंका गया। तो अब देखें जैसे इसको ऊपर फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को तो यह 5 मीटर की हाइट तक ऊपर गया। अब बेटे देखें डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी की फोर्स बाय ग्रेविटी वर्क देखना है ना, तो ग्रेविटी की फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी डाउनवर्ड। तो एफ और डी के बिटवीन यहाँ पे देखें अपोजिट डायरेक्शन आ गई ना डी और एफ की, तो एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा, फार्मूला लगाते हैं जी। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ की जगह वेट क्या होता है एम जी, तो यहाँ पे एम जी लगा दें एफ की जगह, ठीक है। और डी हमारा क्या हो जाएगा, अब देखें वर्टिकल मोशन है तो एच बन जाएगा, ये एच आ गया। आगे cos थीटा एज इट इज। अब वैल्यूज पुट करें, m2 है, g 9.8 होता है, h हमें दिया गया 5, cos थीटा, थीटा कितना बन रहा है देखें अपोजिट डायरेक्शन है, थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, तो 180 पुट कर दें। अब cos 180 क्या होता है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, जबान याद रखें, ठीक है, कैलकुलेटर पे पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ में आपको सारे टेबल तैयार करवा चुके हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो ये आपके पास इसको करें जी मल्टीप्लाई तो आता है 98, तो 98 इंटू -1 तो आपके पास -98 जूल आ जाएगा। ये वर्क आ गया अपवर्ड के लिए। क्लियर है जी यहां तक? लें जी उसके बाद डाउनवर्ड के लिए जाहिर सी बात है यही वर्क रहेगा, लेकिन ये कि प्लस में आ जाएगा क्योंकि एंगल 0 बन जाता है ना, तो cos 0 1 हो जाता है, तो इसीलिए आंसर यही वैल्यू रहेगी, लेकिन ये है कि प्लस में आ जाएगी। तो ये देखें सेकंड पार्ट, डाउनवर्ड वर्क निकालना है तो एम जी cos थीटा फार्मूला यूज करें, m2 है, g 9.8 है, h 5 है, cos थीटा, थीटा की जगह लगा दें 0। देखें ना ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही होगी, दोनों पैरेलल में एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, cos 0 क्या होता है बेटे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं 98 होता है। तो ये डाउनवर्ड वर्क आ गया 98 जूल। अब टोटल वर्क निकालना है थर्ड पार्ट में, तो टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड था -98 और डाउनवर्ड कितना है 98, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। तो वर्क डन टोटल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्लोज पाथ का जो वर्क रहेगा या नेट वर्क रहेगा वो क्या होगा 0 होगा। यही इसकी क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो इससे हम समझ गए, तो उसको वर्डिंग में इस तरह से मेंशन कर देंगे कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, नेट वर्क ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0 मींस नो नेट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि वर्क ही आपका टोटल 0 हो गया ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास न्यूमेरिकल था 4.6 जिसके 3 पार्ट्स थे, छोटा सा न्यूमेरिकल का है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी। क्लियर है? तो ये काम लाजमी कर लीजिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं और बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है जी। आपसे कोई पैसा पूछा नहीं लेते, बल्कि आप अकेडमी में कॉलेज में जाके पैसे भरते हैं, फिर भी आपको इतने अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ाया जाता, समझाया जाता। तो जरूर प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट है जी 4.7 वाला न्यूमेरिकल, कहता है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन अ वाटर पंप। एक वाटर पंप लगा, उसको रन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो 1 हॉर्स पावर यूज करती है। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट, ठीक है। वाटर पंप लेता है 15 मिनट्स टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर्स एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि वाटर पंप जो है वो 15 मिनट लेता है टू फिल अ टैंक को भरने के लिए ऑफ अ 400 लीटर। इतना पानी भरने के लिए टैंक में वो 15 मिनट्स लेता है वाटर पंप। उसने हाइट भी बता दी उसकी 10 मीटर, और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे नाम भी बताता तो आपको पता ही है, ठीक है, 9th में आप ये एमसीक्यू कर चुके हैं। फाइंड आउट क्या करना है जी, नंबर 1 एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। एक्चुअल वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है इनपुट वाला, और नंबर बी पे आपने क्या करना है जी एक्चुअल आउटपुट वर्क भी फाइंड आउट करना है। ये दो अपने वर्क डन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं जी, पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट की इक्वल होती है, वो लिख लें। टाइम हमें दिया गया 15 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लें, 15 × 60। देखें ना 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो
तो 60 को 15 से मल्टीप्लाई करें 900 आ जाएगा, ये सेकंड्स बन गया टाइम का यूनिट। ठीक, और उसके बाद मैस ऑफ वाटर हमें दिया गया 400 लीटर्स है ना, तो हम यहाँ पे खुद से लेट कर लेते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, ये आप खुद से मान लें। तो 400 लीटर है तो 400 kg बन जाएगा, इसीलिए मैंने 400 kg यहाँ पे यूनिट यूज कर लिया। क्लियर। हाइट आपको दी गई है 10 मीटर, वो लिखे। लेकिन जी आपने फाइंड आउट क्या करना है, इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क आपने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट इनपुट वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है बेटे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखे ना, पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। तो यहां से वर्क निकालेंगे, टी पावर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर उसने बता दी है 746 वाट, मल्टीप्लाई टाइम उसने बता दिया है, ये देखें 900 सेकेंड्स, तो 900 पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाती है। अब अगर बुक में आंसर देखें तो किलो जाउल में है, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, तो किलो को लेके आना है। तो आप चाहें तो ये वाली वैल्यू जब आपके कैलकुलेटर पे आएगी तो आप ENG वाला की प्रेस करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे ENG की आप प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट यही वैल्यू नजर आएगी। बस यहाँ पे इसके सामने साथ लिखा होगा ऐसे 671.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। तो 10⁻³ का मतलब किलो ही होता है, तो यहाँ पे किलो लगा दें, तो ये आपके पास किलो जॉउल में आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है जी, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है, आउटपुट के लिए। तो आउटपुट वर्क इज इक्वल टू, यही फार्मूला यूज करेंगे, FD cos थीटा। अब F क्या होता है, वेट, इक्वल होता है ना दोनों, F और वेट, तो वेट के लिए जगह आप यूज करेंगे mg, तो इस F की जगह आपने लिखा mg और D की जगह h और आगे cos थीटा, थीटा कितना बनेगा बेटे 0 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखें mgh cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपके पास पीछे सिर्फ बचेगा mgh। तो आप डायरेक्ट भी ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, बेशक इसको ना ही लिखें, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बच्चों को समझना है कि यार एंगल किस तरह से 0 बन रहा है। बेजारी सी बात है, F और H दोनों देखें तो वो आपके पास क्या है, सेम डायरेक्शन, तो लिहाजा एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप यही फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। M की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू पुट की, H 10 दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाता है। तो अगर आप वही कैलकुलेटर पे ENG की प्रेस करेंगे तो ये आपको वैल्यू नजर आएगी। तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, किलो, तो ये किलो जॉउल में आपके पास आउटपुट वर्क आ गया। नेक्स्ट है 4.8, थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी जरूर है लेकिन बेटे है इसका आंसर बहुत छोटा, ठीक है। स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, एक पैसेंजर जो है ना वो जस्ट पहुंचता है एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे, एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज, यानी कि सामान को कहते हैं जिसके अंदर सामान होता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं ना कि ट्रैवलिंग बैग जो होता है उसको आप समझें, सूटकेस। चेक इन डेस्क, ही पुल्स स्ट्रैप, यानी कि अगर ये आपके पास, सपोज कर रहा हूं वैसे, बस ये है कि बस आपको समझ आ जानी चाहिए, ये उसके व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से वो कहता है कि वो बंदा जो है ना यहाँ पे फोर्स लगाता है, यहाँ पे वो बंदा ठहरा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे फोर्स लगाई कितनी, 200 न्यूटन की, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये थोड़ी ऊपर थोड़ी उठेगा, वो तो अर्थ पे यूं चलेगा ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इस फोर्स का इस डी के साथ जो एंगल उस बन रहा है यहाँ पे, वो उसने बता दिया वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री टू द फ्लोर टू डिस्प्लेस इट 50 मीटर टू द डेस्क, यानी कि 50 मीटर डेस्क तक पहुंचने के लिए उसने ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसके साथ फ्लोर के साथ जो उसने एंगल बनाया वो कितना है 45 डिग्री। मेरा ख्याल डायग्राम से आपको समझ आ गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क बाय हिम ऑन हिज द सूटकेस, आपने बेटे वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है कि वर्क यहाँ पे कितना परफॉर्म हुआ है। ले जी, फिर सबसे पहले गिवन डायमेंशन करें, फोर्स 200 न्यूटन, एंगल 45 डिग्री और डी दिया गया 50 मीटर। जस्ट फार्मूला पुट करें आंसर आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है, F 200 D 50, थीटा की जगह cos 45 पुट कर दें, cos 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे चेक कर लें, वो आती है 0.707, ठीक है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7071। ये आपके पास बेटे वर्क का आंसर आ गया है। अगर इसको किलो जॉउल में लेके आना है तो यहाँ पे अब आप जाहिर सी बात है देखें पॉइंट एंड पे होगा ना, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस पे लेके आएंगे तो 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ बन जाएगा, वो 10⁻³ का आप लिख सकते हैं किलो। तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 7 किलो जाउल, इस 10⁻³ की जगह आप किलो लगा दें। 4.9 वाला न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटे, मेंशन कर लें बुक के ऊपर। अ 1200 kg कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर,
हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप समझ गए कि ये एक्सेलरेशन दिया गया है, और यहां से देखें 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आपको स्पीड दी गई है, वी दिया गया है, और यहां पे देखें आपको मैस दिया गया एम, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, पावर। तो पहले गिवन डायमेंशन कर लेते हैं, मैस ऑफ कार इज इक्वल टू 1200 kg, उसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। अब देखें किलो यहां से खत्म करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय पर आवर है ना, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, देखें घंटे से आप आवर से जब मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर है ना, तो इसीलिए डिवाइड कर देंगे 3600 से। क्लियर, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, 11.11 आ जाएगा। तो 11.11 मीटर पर सेकंड ही आपके पास स्पीड आ गई, मतलब कि ऐसे यूनिट में आ गई मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन उसने बता दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेंशन कर लेते हैं। टू फाइंड, आपने फाइंड आउट क्या करना है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होती है बेटे, एफ डॉट वी। वैसे तो आपने फार्मूला ये पढ़ रखा है ना, मैंने आपको ये फार्मूले टॉपिक के अंदर बताए हुए हैं, 5 फार्मूले आपको करवाए थे। टॉपिक अगर आप समझेंगे तो ही हर चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होता है, तो वर्क होता है एफ डॉट डी, सही है, डिवाइड बाय टी। तो अब यहां से आप एफ को अलग कर लें, डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अलग कर लें। अब ये बन गया एफ डॉट, अब देखें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये देखें एफ डॉट वी बन गया पावर का फार्मूला। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, डॉट को खत्म करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे, एफ वी cos थीटा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका मतलब हमें एफ चाहिए क्योंकि फोर्स तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। देखें एफ इज इक्वल टू एम में होता है, एम 1200, ए एक्सेलरेशन 2 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 2400 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ गई। लें जी इसी क्वेश्चन को यूज करें फार्मूले को, पावर इज इक्वल टू एफ वी cos थीटा, एफ 2400, वी इज इक्वल टू 11.11, और cos थीटा, थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। सही है, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी, एफ की और वी की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एफ और वी के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। लें जी अब आप देखें, और वैसे भी आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं ये अगर फोर्स की डायरेक्शन है तो यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लिहाजा एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्लियर, तो cos 0 क्या होता है भाई, 1, तो बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको किलोवाट में आंसर चाहिए तो आप ENG की जब ये आपका कैलकुलेटर पे आंसर आए ना, तो आप ENG वाली की प्रेस कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है, किलो, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे किलो लिख देंगे। ठीक है, और अगर मसला हो तो फिर आप इस पॉइंट को आगे मूव भी करवा सकते हो। देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, यहाँ पे लेके आएंगे तो वो किलो बन जाएगा, 26.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ जबानी भी कर सकते हैं। लेकिन जी लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10, ये भी इंपॉर्टेंट अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड, यानी कि एक आपके पास सपोज कर लो कि ये आपके पास एप्पल है, ठीक है जी। अब वो कहता है इस एप्पल का जो मैस है ना वो है 200 ग्राम, अब इसको लिफ्ट किया गया, ऊपर की तरफ ऐसे उठाया गया है, ठीक है, ऐसे यहां पे अब ये पहुंच चुका है। लो जी 10 मीटर की हाइट तक, ये हाइट उसने बता दी 10 मीटर, एंड देन ड्रॉप, फिर उसको यहां से नीचे फेंका गया है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ऊपर से नीचे आके ना, इस पे समझे ये ग्राउंड है, जब इसके ग्राउंड को आके हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अज्यूम दैट, फर्ज करें कि 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 75% जो है ना वो कन्वर्ट हो गया वर्क काइनेटिक एनर्जी में, और बाकी का जो 25% बचा है वो समझें कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। क्लियर, स्टेटमेंट समझ आ गई जी। गिवन मेंशन कर लेते हैं, मैस हमें दिया गया 200 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलो लेके आना है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। ले जी हाइट उसने बता दी है 10 मीटर, एफिशिएंसी यानी कि ईटा परसेंटेज में उसने बता दिया कितने हैं 75%, ये भी मेंशन कर लें। टू फाइंड, हमने क्या करना है बेटे, जब वो एप्पल ग्राउंड को आके हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से आके हिट करेगा, वो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। लें जी वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा होता है, फार्मूला पहले वर्क का यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने वर्क कैलकुलेट करना है, फिर उसका 75% जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो आएगा, पहले टोटल तो निकाले ना। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, एफ
वेट के इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है, और वेट क्या होता है, mg के इक्वल। तो यहाँ F की जगह क्या लिख देंगे, mg, और D क्या बन जाएगा, h, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो D बन गया h, और cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या होगा बेटे, 0 डिग्री। देखिए ना, अब सेब ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड को जब आके हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, तो लिहाजा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखिए D की डायरेक्शन भी नीचे और ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो लिहाजा यहां पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पे पुट कर दें 0 डिग्री। अब cos 0 क्या होता है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। h की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू 9.8, m की वैल्यू 0.2, इनको आप मल्टीप्लाई करें 19.6 आ जाएगा। ये आपका वर्क आ गया अभी, सही है। अब इसका निकालना है हमने 75%, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया ना, ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया 75%। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑन हीटिंग द ग्राउंड, उसके लिए 75% ऑफ दिस वर्क, इस वर्क का 75% निकाल लें। तो 75% ही तो यूजफुल है ना, वही आप निकालेंगे। तो ये देखिए बेटे, 75%, परसेंट का मतलब 1/100, तो 75 डिवाइड बाय 100 किसका निकालना है, इस वर्क का, तो 19.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो निकालना आता है ना। तो देखिए 19.6 का हम 75% निकाल रहे हैं, तो इसको करें जी सॉल्व, ये आपके पास आता है 14.7 जॉल। ये एनर्जी आ गई 75% जो कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई 14.7 जॉल। अब हमारे पास ये एनर्जी आ चुकी है, लिहाजा हम यहां से V निकाल लेंगे। तो देखें बेटे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करें, वो होता है जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से V निकाल लो, V स्क्वायर अपनी जगह पे रहने दो, ये 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो V का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं है, और इसके ऊपर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। देखो ना, ये ऐसे फार्मूला बन गया। अब इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो V इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला बन गया आपके पास, ठीक है बेटे। अब इस फार्मूले में जस्ट पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। लो जी, 2 एज इट इज, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, 14.7 पुट करें, डिवाइड बाय मैस उसने पहले ही बता दिया था 0.2, और इस सारे को मल्टीप्लाई करके इसकी स्क्वायर रूट ले कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाता है 12.1। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से सेब जाके ग्राउंड को हिट करेगा 12.1 मीटर पर सेकंड। तो जी न्यूमेरिकल एंड हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। समझने के बाद बेटे एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज।